ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। वीडियो में आप देख रहे थे अखिलेश यादव को, जो संसद में संभल मामले की चर्चा के दौरान जैसे ही कहते हैं कि असली लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच है, उनका माइक बंद किया जाता है। माइक बंद होने से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष कहते हैं कि कभी दिल्ली जिस रास्ते पहुंचे थे, लखनऊ वाले भी उसी रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। अब साफ है कि ये तंज योगी आदित्यनाथ पर था। दरअसल अखिलेश यादव संभल हिंसा पर हो रही चर्चा में विपक्ष का पक्ष रख रहे थे। इस वीडियो में जानिए शीतकालीन सत्र के 7वें दिन यानी 3 दिसंबर 2024 को क्या क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। बता दें कि आज शीतकालीन सत्र के 6 दिनों बाद आखिरकार दोनों सदनों में सरल तरीके से काम पारित हुआ। पहले 6 दिन विपक्ष की मांग थी कि अडानी पर लगे करोड़ों रुपयों के घपले के बारे में सदन में चर्चा हो। इसके अलावा भी संभल, मणिपुर, दक्षिण राज्यों में आया तूफान, ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा था। लेकिन 7वें दिन पक्ष विपक्ष में समन्वय देखने मिला। दोनों सदनों में शून्यकाल की अनुमति दे दी गई। दिन की शुरुआत हुई इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से। सत्र के शुरू होने से पहले सभी सांसद अडानी मोदी एक है के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। फिर दोनों सदन 11 बजे शुरू हुए। पहले बात करेंगे राज्यसभा की। सभा की शुरुआत में ही सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि रूल 267 के तहत 42 नोटिस आना काफ़ी चौंकाने वाली बात है, इसलिए उन्हें पता नहीं कि इतने मुद्दों में से कौन से मुद्दे लिए जाए। साथ ही वो आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपनी नोटिस 267 को पब्लिक डोमेन में रखा। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राघव चड्ढा ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों की अपनी नोटिस को लेकर बात की थी। इसी के बारे में धनखड़ कह रहे थे। खैर, इसके बाद राघव चड्ढा ने प्रदूषण पर बात की और कहा कि उत्तर के राज्यों में होने वाले प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया ना जाए। उन्होंने IIT की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात कही। खैर, संभल हिंसा पर चर्चा आज के दिन का हाईलाइट रहा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ये मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन सभापति धनखड़ ने कहा कि एक मुद्दा दोबारा ना उठाया जाए। इस वजह से विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी की ओर से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस विषय पर बात की। जैसे ही उन्होंने संभल के अलावा यूपी में हुए उपचुनाव के दौरान पुलिस पर हुए आरोपों का जिक्र किया, तभी उनका माइक बंद कर दिया गया। आइए सुनते हैं प्रोफेसर यादव ने क्या कहा। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के DM, SSP, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के ज़िलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए राम गोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। अब रुख करेंगे लोकसभा की ओर। यहाँ संभल हिंसा पर चर्चा 12 बजे के बाद शुरू हुई। शुरुआत में प्रश्नकाल हुआ, जिसमें मनरेगा और किसानों के संदर्भ में सवाल जवाब हुए। ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने सवालों के जवाब दिए।
सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने मनरेगा पर चर्चा के दौरान सवाल उठाया कि बड़ी संख्या में श्रमिकों के नाम लाभार्थी सूची से क्यों हटा दिए गए हैं और पूछा कि क्या ये संख्या आधार लिंकेज की शुरुआत से संबंधित है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि आधार लिंकेज से केवल पारदर्शिता आई है और श्रमिकों के नाम हटाना राज्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं। विपक्षी सांसदों ने मनरेगा का बजट बढ़ाने की मांग की। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने कहा कि बंगाल को बजट से कम पैसे आवंटित होते हैं और इस पर सरकार से जवाब मांगा। जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने आंकड़े बढ़ा कर दिए हैं, इसलिए अब केंद्र सरकार ने बजट घटा दिया है। फिर किसान और एमएसपी पर भी चर्चा होती है, जिसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली चिमूर के कांग्रेस सांसद किरसन नामदेव प्रश्न करते हैं कि बीमा के पैसे कब आवंटित किए जाएंगे किसानों को और एमएसपी पर सरकार का क्या जवाब है। तो कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जवाब में कुछ सही बात नहीं कर पाते तो स्पीकर ओम बिरला उन्हें टोकते हैं, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभालते हैं और एमएसपी के तमाम सरकारी आंकड़े गिनाने लग जाते हैं। लेकिन हमारी खुद की ग्राउंड रिपोर्टिंग से पता लगता है कि देश के अधिकतर इलाकों में एमएसपी पर खाद की बिक्री नहीं होने से सालों से किसान परेशान हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का विचार सरकार कर रही है? और दूसरा क्वेश्चन है सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें 16-17 में 1,65,960 करोड़ डिसबर्समेंट हुआ है, लेकिन अभी जो है 23-24 में कितना डिसबर्समेंट हुआ उसका उल्लेख उसमें है नहीं। तो हम कहना चाहते हैं कि इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को मिल नहीं पाता। मंत्री जी, आप किसान नेता हो, अध्यक्ष महोदय, आप किसान नेता हो, बहुत बड़े किसान नेता हो। आपने उन्होंने पूछा जो जवाब दो, पहले किसान सम्मान निधि की बात करी है। हाँ, उन्होंने फसल मुआवजे की बात करी है। अध्यक्ष महोदय, फसल मुआवजे के लिए नीचे गिरदावरी की जाती है और ये राज्य सरकारों का, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के इसमें सहभागिता है। राज्य सरकार का महत्वपूर्ण इसमें भागीदारी होती है। शिवराज सिंह चौहान के बयान के दौरान ही विपक्ष वॉकआउट करता है, लेकिन तुरंत ही सभी सांसद वापस लौट आते हैं क्योंकि अब शून्यकाल शुरू होने वाला था। दर्शकों की सूचना के लिए बता दें कि शून्यकाल में सांसद कुछ अर्जेंट मैटर्स लिस्ट कर सकते हैं। आखिर 6 दिनों के बाद अखिलेश यादव को संभल मामले पर बोलने दिया जाता है। वीडियो में शुरुआत में दिखाया गया हिस्सा इसी दौरान का है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष संसद में संभल हिंसा को बीजेपी द्वारा आयोजित सोची समझी साजिश करार देते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शुभचिंतक बार बार जो खुदाई की बात कर रहे हैं, इस खुदाई से हमारे देश का सौहार्द, भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। No, please. कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। रमन सिंह जी। भाषण के अंत में उन्होंने तंज की भाषा में बिना नाम लिए इशारा दिया कि योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व की उसी लाइन को पकड़कर दिल्ली आना चाहते हैं जो कभी नरेंद्र मोदी की लाइन हुआ करती थी। शून्यकाल में आगे डीएम के सांसद टीआर बालू ने कहा कि तमिलनाडु में साइक्लोन फेंगल और बारिश के कारण कई इलाकों में जल भरा हुआ है और किसानों को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने नुकसान की सूची दी जिसमें 12 लोगों की मौत भी शामिल है। उन्होंने केंद्र द्वारा एक
आकलन दल को क्षेत्र में भेजने का अनुरोध किया ताकि तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। सांसद कनिमोझी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा अनुरोधित 2000 करोड़ की त्वरित राहत और समय पर वितरण के अनुरोध को दोहराया। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चाइना संबंधों पर एक विस्तृत बयान दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2020 में चीनी कार्रवाइयों के कारण शांति भंग होने के बाद से संबंध असामान्य बने हुए हैं। उन्होंने अक्साई चीन में 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन के अवैध कब्जे और 1963 में पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंपने पर प्रकाश डाला। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया। फिर इन दोनों बिलों पर चर्चा के साथ सांसद का दिन खत्म हुआ। पहले 6 दिन 100 मिनट से भी कम चर्चा होने के बाद आज 7वें दिन पूरे दिन का काम हुआ। संभल, किसानों की एमएसपी और दक्षिण में तूफान से आई हुई तबाही से जैसे मुद्दों पर बात हुई, जबकि 2 नए कानून बनने पर भी चर्चा हुई। लेकिन इतना होकर भी अडानी मामले पर चर्चा की विपक्ष की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद के बाहर किस प्रकार से उठाता है। आज मेरी तरफ से इतना ही, लेकिन जाते जाते संसद का एक और भाषण टीएमसी के कल्याण बनर्जी की तरफ से। इन्होंने हाल ही में चल रहे साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण भाषण किया। इस मुद्दे को लेकर कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश होते रहते हैं, कई करोड़ों रुपए का लॉस आम लोगों को झेलना पड़ता है और इसी बात पर टीएमसी के कल्याण बनर्जी का ये भाषण जाते जाते सुन लीजिए। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। RBI is informed that rupees 3,207 crore was lost because of 5,082,000 cases of cyber fraud. He was talking about cyber fraud. Cyber fraud between 2020 2024 financial years. Sir, who suffers for that? Who? Not the rich people. Only the poor people, middle class people. They are the sufferer for the cyber fraud. Sorry. Till today, the government, the central government, and its mechanism, whether it's CBI, whether it's ED, whether whatever the instrumental is, could not detect anyone. Very unfortunate. This is the fraud or cyber crime. Sir, the number of cyber fraud incidents has increased from 75,800 cases in 2023 to 292,800 in 2024. Just take it. That means more than 2 lakhs cases have been increased only in a year. What is going to be happening in 2025? UP is number 1. Today I was hearing a speech. I don't know whether the Honorable Prime Minister was giving this speech today or not. I was in the television, he was talking about the cyber crime. I will request the Honorable Prime Minister, save this country from the cyber crime. Take an effective step. सिर्फ बातों में कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। काम कीजिए, कुछ तो काम कीजिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।